नमस्कार। हालांकि मतपेटियों में सभी प्रत्याशियों के भाग्य बंद हो गए, मगर मैं अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि जब परिणाम आएंगे तो उसके बाद इन प्रत्याशियों के आगे के राजनीतिक भविष्य किस प्रकार से होंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। एक एपिसोड में मैंने भीम देवगढ़ के प्रत्याशियों के बारे में बताया था कि उनके परिणामों पर उनका कितना असर पड़ेगा, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। आज के इस एपिसोड में चर्चा करते हैं राजसमंद विधानसभा की। राजसमंद विधानसभा में हालांकि सीधा मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस का है। मोटा मोटी ये तय है कि इनमें से ही एक चेहरा जीतकर आगे बढ़ेगा, मगर इसमें जो तीसरा कौन दिनेश बड़ाला के निर्दलीय चुनाव लड़ने के रूप में सामने आया है, उसने इस चुनाव को दिलचस्प और रोचक बना दिया है, चर्चाओं का एक बाजार गर्म कर दिया है। तो इन तीनों ही चेहरों पर चर्चा करेंगे कि अगर चुनाव यहाँ से जो अगर हार जाते हैं तो क्या होगा, अगर इनमें से जो जीत जाएगा उसके साथ क्या होगा। शुरुआत राजसमंद की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी से करते हैं, क्योंकि वो 2.5 साल यहाँ से एमएलए रह चुकी है अब, और हार और जीत उनके आगे के जीवन के उज्जवल और अंत दोनों तय करेगी। अगर वो यहाँ से हार जाती है तो ये मानिए कि उनका राजनीतिक कैरियर लगभग राजसमंद के इस परिदृश्य से, राजसमंद विधानसभा से समाप्त हो जाएगा। अगर वो जीत जाती है तो उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चीज़ें बेहतर कैसे होगी उस पर चर्चा करें, मगर उससे पहले मैं बताऊँ कि अगर उनके लिए परिणाम प्रतिकूल आते हैं, सही सबसे परिणाम नहीं आते हैं, तो फिर उनके लिए यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर इतने ज़्यादा अंतर्कलह से जूझती आई है कि उनके लिए चीज़ें यहाँ सहज सरल रहने वाली नहीं हैं। और अगर पराजय होती है तो कहीं ना कहीं फिर यह भी चीज़ें यहाँ मुखर होकर सुनाई देगी कि देखिए पार्टी ने गलत चेहरे पर दाव खेला, पार्टी ने गलत चेहरे को टिकट दिया, पार्टी धरातल की नाराज़गी को भांप नहीं पाई, इसलिए चुनाव हार गई। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए आगे की राजनीतिक राहें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अत्यंत दूभर। और अगर जीत जाती है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसमें सबसे बढ़िया तो ये होगी कि वो कम से कम ये स्पष्ट कर देंगे कि देखिए पार्टी ने बिल्कुल सही चेहरे पर दाव खेला था। एक जो चीज़ बहुत बढ़िया होगी अगर इनके जीत जाते हैं तो कि पिछला जो चुनाव जीते हैं तो लोगों का कहना है कि वो किरण जी की बेटी और उनके सहानुभूति के नाम पर वो चुनाव लड़े और जीते, मगर अगर इस बार दीप्ति माहेश्वरी जीतती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ी और जीत गई। नेता के तौर पर उनका कद बढ़ेगा। साथ ही उनके लिए जो स्थितियां लगातार चलती रही, दावेदारियों की दौड़ हो, उसके बाद चाहे चुनावों का ये पूरा माहौल हो, उसमें उनके लिए स्थितियां इतनी सहज रही नहीं। दावेदारी में भी उनको कई विरोध झेलने पड़े, चुनाव के बाद भी निर्दलीय के रूप में उन्हीं के पार्टी के बागी खड़े रहे। तो अगर ऐसी स्थिति में वो जीतती है तो कहीं ना कहीं पार्टी पर राजसमंद विधानसभा में उनका एक मत प्रभाव पड़ेगा। वो यहाँ की जो एक मुखिया बनकर इस विधानसभा से निकलेगी। तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बढ़िया भी हो सकती है। उनके पास 5 साल होंगे अपनी एक बेहतर टीम का गठन करने का, टीम निर्माण का, तमाम चीज़ें होगी अगर वो जीतती है तो। परंतु हारती है तो ये समझिए कि उनके राजनीतिक कैरियर पर अच्छा खासा ब्रेक लग जाएगा। अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। नारायण सिंह भाटी के पास अगर मैं यूँ कहूँ कि कांग्रेस को जीवन दान देने का, स्वयं के राजनीतिक कैरियर का तो ही है, मगर साथ साथ राजनीतिक कैरियर कांग्रेस का भी जो राजसमंद विधानसभा में अटका पड़ा उसको जीवन दान देने का अवसर है। अगर यहाँ से नारायण सिंह भाटी जीतते हैं तो ये जीत न केवल उनको पुनः राजनीति में मुख्य धारा में लेकर आएगी, बल्कि कहीं ना कहीं इस राजसमंद विधानसभा में जहाँ कांग्रेस अब धीरे धीरे बड़ी ही निराश और हताश नजर आती है, उसमें प्राण फूंकने का काम करेगी उनकी जीत। कांग्रेस एक बार पुनः उठ खड़ी होगी, कार्यकर्ताओं का कैडर तैयार होगा और आगे के चुनावों के लिए उनको ये बहुत बेहतर मिलेगा। साथ ही नारायण सिंह भाटी अगर जीतते हैं तो उनकी जो छवि है, जो उपचुनाव पहले जिला प्रमुख का एक चुनाव जो उन्होंने लड़ा था, उस वक्त कांग्रेस के पास कम सदस्य थे, भाजपा के पास ज़्यादा सदस्य थे, मगर वो उलटफेर होता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो उनकी एक छवि बनी थी उस वक्त कि नारायण सिंह भाटी राजनीति के कद्दावर खिलाड़ी है, चीज़ों को अपने पाले में, विषम मुश्किल हालात में भी अपने पाले में लाना जानते हैं। तो अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए पुनः वही बातें स्थापित हो जाएगी। एक माहिर और प्रखर राजनेता के तौर पर उनकी पहचान बनेगी कि हाँ, नारायण सिंह भाटी अपने चीज़ें में ला सकते हैं, चीज़ें अपने पाले में ला सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से वो राजनीतिक रूप से परिणाम पाने में सक्षम व्यक्ति है। ऐसी चीज़ें उनके लिए बनेगी। जिले की राजनीति में भी उनका कद बड़ा हो जाएगा। परंतु अगर हार जाते हैं तो फिर उनके लिए आगे की राजनीतिक करना मुश्किल हो जाएगा। ये तय है कि फिर वो राजनीति की मुख्य धारा से धीरे धीरे थोड़ी सी निष्क्रियता उनके अंदर दिखाई देगी। हालांकि उनको लेकर लगातार कहा जाता है कभी सक्रिय हो जाते हैं, कभी सक्रियता कम हो जाती है, परंतु ये तय है कि अगर ये चुनाव उनके पक्ष में नहीं आता है तो उनकी सक्रियता फिर
उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे। तो नारायण सिंह भाटी के लिए व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस के लिए भी स्वयं के लिए ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं तीसरे कोण पर, दिनेश बड़ाला। उनके लिए ये चुनाव, मतलब अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली होने वाली है। अगर बीजेपी हार जाती है, दिनेश बड़ाला अच्छे वोट लाते हैं, बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये कहने की स्थिति में होंगे कि देखिए मेरा दमखम कि निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ और परिणामों को बदल के दिखा दिया। तो अगर वो अच्छे खासे वोट लाते हैं और कांग्रेस जीत जाती है तो उनके पास यकीनन ये कहने के लिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत प्रत्याशी को अवसर दिया, भारतीय जनता पार्टी हमारे जनाधार को समझ नहीं पाई, हमारे में इतना वजूद है कि हम परिणामों को बदल सकते हैं, देखिए हम निर्दलीय खड़े हुए और कांग्रेस जीत गई। अगर उनके पास अच्छे खासे वोट आते हैं और अगर बीजेपी जीत जाती है और बीजेपी जीतने के बाद दिनेश बड़ाला वो वोट नहीं ला पाते हैं जिनको मान सम्मान वाला संख्या कहा जाता है, तो फिर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, जिस प्रकार की बातें और दावे किए जा रहे हैं कि दिनेश बड़ाला तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोट ला रहे हैं, अगर बीजेपी जीत भी जाती है और वो इतने वोट लाते हैं तो उनके लिए बड़ी सही स्थिति होगी। उनके लिए अपना एक प्रभाव वो जो दिखाने का अवसर है, उस अवसर को मैं मानूंगा कि उनमें उसको सफलता मिली कि हाँ भैया देखो, भले बीजेपी जीती जरूर हो मगर मेरा अपना भी एक प्रभाव है, मैं 30,000 वोट लेके आ गया। परंतु अगर उनके वोट भी कम आते हैं, भाजपा जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है, दिनेश बड़ाला कम वोटों पर सीमित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको इन आरोपों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि देखिए अपनी ही पार्टी को हराने की पुरजोर कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाए, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी राहें तलाशने की कोशिश की, अपने राजनीतिक जीवन पर एक अच्छा खासा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कहीं ना कहीं बातें यह भी निकल कर आएगी कि देखिए इनका जनाधार नहीं था इसलिए इनको कम वोट मिले, भाजपा का जनाधार था कि उनका प्रत्याशी जीत गया। तो ऐसे में अब दिनेश बड़ाला के पास जो अवसर है, जो मतपेटियों में से जो मत निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि 30,000 35,000 के आसपास वोट आए ताकि उनके लिए मामला सम्मानजनक बना रह जाए। कांग्रेस अगर जीते तो उनके आगे आने वाले चुनावों में दावेदारी भी उनकी मजबूत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी से। अगर कांग्रेस नहीं भी जीतती है और भाजपा जीतती है और दिनेश बड़ाला 35,000 के आसपास वोट लाते हैं तो उनका एक प्रभाव बना रहेगा। परंतु अगर कम वोटों पर सिमट कर रह जाते हैं तो उनके लिए स्थितियाँ बड़ी ही, अगर मैं कहूं कि मुश्किलें पैदा करने वाली होगी। अपने आप को फिर उस जो जनाधार वाला नेता बनाने की तमाम बातें थी, उन बातों को धरातल पर साबित करने में वो चूक जाएंगे, तो उनके लिए स्थितियाँ इतनी आसान आगे रहेगी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें इन चुनावों के परिणामों से निकलेगी। राजसमंद विधानसभा के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में अगली किसी विधानसभा के बारे में बताऊँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।